वेलकम टू द क्रेजी मोमेंट इज स्पेशल। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हमारे देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। नाजरीन, यूँ तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत से लोगों को पहचान दी, लेकिन आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी वजह से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को पहचान मिली। इन्होंने 1970 में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और लाजवाल फिल्मों का जो गरा कदर सरमाया इंडस्ट्री को दिया, मजाजन और चूड़ियाँ जैसी फिल्में उसका मुंह बोलता सबूत है। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं द लिविंग लेजेंड सैयद नूर साहब। सर, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू। सर, ईद का मौका है, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। आप सबको भी, और देख रहे हैं इस वक्त मुझे, उन सबको भी गो के ये ईद बहुत डिप्रेसिंग है, इसलिए कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी खुशियाँ भी मिल जाएं तो उनको इकट्ठा करके एंजॉय करना चाहिए। आप सबको ईद मुबारक। चाची, ईद का मौका है तो आपके फैन ज़रूर जानना चाहेंगे कि सैयद नूर साहब ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, क्या मसरूफियत रहती है? अभी तो बच्चे गुजारते हैं, हम तो उनको देखते हैं ईद गुजारते हुए, ईद एंजॉय करते हुए। और जब बच्चे थे तो फिर एंजॉय करते थे ये जो बकरों को सजाना, उनको गुब्बारे बांधना, उनको मेहंदी लगाना, उनको झांझरें पहनाना, ये एक कल्चर हुआ करता था। आज से 65 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर अपना अपना बकरा लेके गलियों में, तो अब तो सूफियत कोई ख़ास नहीं। पहले बहुतात में फिल्म्स बनती थी और रिलीज़ होती थी, 8-8, 10-10 फिल्में रिलीज़ होती थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बहुत काम करती थी और लोग देखने वाले भी हुआ करते थे। और ईद के 3 दिन तो इसी मसरूफियात में गुजर जाते थे। फिल्में देखना, फिल्मों का बिज़नेस देखना, क्या पसंद किया जा रहा है, क्या नापसंद किया जा रहा है। तो वो तो अब तो कल्चर चेंज हो गया सिनेमा का, लोगों का आना जाना भी बदल गया है। तो घर बैठे ही आपको हर चीज़ मालूम हो जाती है, कौन सी फिल्म क्या बिज़नेस कर रही है। शाह जी, आप भी हर ईद पे अपने मद्दाहों को एक फ़िल्म का तोहफ़ा दिया करते थे, अब काफ़ी अरसे से वो कंटिन्यूटी नहीं है, इसकी क्या वजह है? नहीं, एक तो मैं फिल्में बना ही कम रहा हूँ और बन भी कम रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आ रही हैं दोनों, ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा नेक्स्ट ईयर में, उनमें दोनों में हम इंशाल्लाह फिल्म लगाएंगे। मेरी 2-3 फिल्में कंप्लीट हो रही। शाह जी, बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है? ईद ही बचपन की होती है। अब तो या सो के गुजार देते हैं या मेहमानों की आओ भगत में गुजार देते हैं। बचपन की ईद होती थी लाओबाली, किसी का कोई फिक्र नहीं, नए कपड़े पहने हैं, पैसे जेब में हैं, जाके गोलगप्पे खा रहे हैं, आलू छोले खा रहे हैं। बाहर निकलने का मौका मिलता था वो छाबड़ी वालों के पास जाके, या रो लिया, बकरा ज़िबा हो गया तो रो रो के बुरा हाल। और जो उस जो रो रो के बुरा हाल है उसको ही नॉर्मलाइज करने के लिए माँ बाप पैसे, जाओ बाहर जाओ, जाओ खेलो, जाओ खाओ पियो। तो ये होता था। वरना तो ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, मार रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं कि बकरा हमारा हलाल कर दिया, क्यों कर दिया, उसका खून दे के। मैं आज तक, आप यकीन करें कि मैं गोश्त नहीं खाता हूँ। बचपन का एक असर है। और वैसे भी तबीयतन वेजिटेरियन। तो बहरहाल ईद जो है वो बच्चों की होती है, लेकिन आजकल के बच्चे भी ईद नहीं मनाते। क्योंकि देखिए, मैं बताऊं, ईद के ईद कपड़े बनते थे, ईद के ईद नया जूता मिलता था। तो सारा साल इंतज़ार होता था ईद का कि जी जूते मिलेंगे नए, और रात को जूते तकिए के नीचे रख के सो रहे हैं, कपड़े नए रख के सो रहे हैं सुबह उठ के पहनने। अभी तो बच्चों को सारा साल नए कपड़े भी मिल रहे हैं, नए जूते भी मिल रहे हैं, जो चीज़ वो मांग रहे हैं मिल रहे हैं। तो वो जो एक एक्साइटमेंट होती है किसी दिन की, किसी फेस्टिवल की, वो ख़त्म हो गई। बेसिकली इसी वजह से उसको ईद कहा जाता था कहते। और शाह जी, पहले ज़माने में बच्चों को बड़ा शौक भी होता था, अब तो हर बंदा मसरूफ़ हो गया है, टाइम और फ्लाई। कि पहले होता था कि जी बकरे लाने हैं, घर वालों के पीछे पड़ जाना। हमें अपना बचपन याद है कि यार 10 दिन रह गए ईद में, कब लाना। लेकिन अब हम लोग खुद कह रहे थे कि यार जी चांद रात से एक दिन पहले। नहीं, आप तो बहुत बहुत बात की बात करें।
और पहले वक्तों में घरों में बकरे पाले जाते थे। माहौल ऐसा था। पूरा साल ना सही, नहीं खुला माहौल हुआ करता था। अभी तो जगह नहीं ना, अभी तो घरों में बर्दाश्त ही नहीं होता बकरा, और ना वो गलियां मोहल्ले हैं। अब तो सोसाइटीज़ हैं वो अलाउ नहीं करती हैं। तो यही इस किस्म। तो तब पूरा साल जो है वो उस जानवर को पाला जाता था, उससे मोहब्बत होती थी, उससे उन्स होता था। वो आपकी आवाज़ पे भागा चला आता था। वो आपको कहते थे चलो टक्कर लगाओ, तो वो आके हाथ आते तो प्यार से वो टक्कर। तो ये सारा मूवमेंट बाद में जब याद आता था तो बच्चे बहुत रोते थे कि हमारा बकरा कहाँ है, बेसिकली कुर्बानी नाम इसी का था। हमारा दोस्त कहाँ है। बिल्कुल। अच्छा शाहजी, आपने अपना जो ज़्यादातर वक्त है फिल्मों की डायरेक्शन को दिया, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा। क्या घर में डायरेक्शन किसकी चलती है? देखिए, घर जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन का नाम है, एक एसोसिएशन का नाम है, जो जिसको आप घर बोलते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग का नाम है। जहाँ ये सब चीज़ें नहीं है वो घर नहीं है, वो अजाब खाना है। तो बहुत ही मैं फॉर्चुनेट कि मेरे दोनों घर जो हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ रह रहे हैं। और कोई ऐसा वो हुकूमत वाला या वो वाला किस्सा नहीं है। जिसका जो रोल है जो वो अदा कर रहा है ज़िंदगी में, जो आपके घर के लिए, होम स्वीट होम के लिए जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से। तो सर इतने मसरूफ़ वक्त में से ये जिम्मेदारियां कैसे पूरी कर लेते हैं? देखिए, जब मसरूफियत जो है इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप आइसोलेट हो जाएं, आप अलग हो जाएं। मसरूफियत इसी चीज़ का नाम है। ये सब कुछ लेते हुए वो ये भी मसरूफियत का हिस्सा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी की मसरूफियत का हिस्सा है। आपने ऑफिस आना है, ऑफिस से घर जाना है, घर जाके घर को देखना है, घर से निकल के ऑफिस को देखना है, ऑफिस से निकल के कुलीग्स को देखना है, अपने जो यूनिट है उसको देखना है, अपने काम को देखना है। ये सारी मसरूफियत है। मसरूफियत किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। हर चीज़ को जब आप मैनेज करते हैं तो तब आप मसरूफ़ हैं। तो शाह जी, आपकी एक चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती है और मैं ऑन रिकॉर्ड कन्फेस भी करना चाहूँगा कि मेरी जब पहले आपसे वो मुलाकात थी तो कुछ ट्रैफिक इशू भी थे, हम लेट हो गए। तो आपने बड़ा मेरे लिए मतलब एक लेसन था पंक्चुअलिटी के ऊपर कि आपकी बड़ी एक ज़बरदस्त रूटीन है कि आप रात को जल्दी सो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब आपके शूट्स चल रहे होते हैं, शूट्स पे अक्सर कहा जाता है कि यार आने का टाइम है, जाने का टाइम कोई नहीं है, देर भी हो जाती है। तो तब कैसे मैनेज करते हैं? क्या शूट पे भी सैयद नूर साहब सो जाते हैं, किसी एडी को खड़ा कर दिया करवा लो? नहीं, कभी भी नहीं, आज तक ये नहीं हुआ। मतलब यही जिम्मेदारी है ना। यही काम किसको बोलते हैं, जिम्मेदारी किसको बोलते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। अपना आराम, अपनी रूटीन, अपनी मुलाकातें, ये सब जब आप सेक्रीफाइस करते हैं तो अपने काम में आप सीरियस होते हैं। आपकी डेडिकेशन तब नज़र आती है। और अगर आपने सोना भी है अपने काम में, लोगों से भी मिलना है, तो आपका काम तो फिर काम ना हुआ ना, काम फिर ख़राब भी हुआ। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, सैयद नूर साहब डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लिखारी भी बहुत अच्छी हैं। सैयद नूर साहब बेटे कैसे थे, शोहर कैसे हैं, बाप कैसे हैं? देखिए, इसका जवाब मेरी लाइफ है, जो एक अल्लाह का शुक्र है कि एक पुरसकून लाइफ है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरे हर मामलात जो हैं ज़िंदगी के अच्छे रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। औलाद की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, और दोस्तों की तरफ से भी, अपने काम की तरफ से भी। हर काम को डेडिकेशन से किया है, हर काम को तवज्जो दी है, हर काम को ड्यू रिस्पेक्ट दी है, हर काम को दिलो जान से करना चाहा है और किया है। और वो तो हमें पता है कि आपका पैशन है, और आपकी वो स्ट्रगल का वो एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि जो शुरू के दिन थे और फिर वो एक फ्लोर की सफाई से जब उन्होंने कहा, तो वो क्या किस्सा है, वो ज़रा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मेरे उस्ताद हैं सुलेमान साहब, एक बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का था, है और रहेगा। जितना उन्होंने जो काम किया है, ये वो फैमिली है, संतोष भाई, दर्पण साहब,
नैयर भाभी, सबिया भाभी, ये वो लोग हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री बनाया। क्योंकि पार्टीशन के बाद हमारे पास एक टूटा फूटा स्टूडियो था जिसको शौकत हुसैन रिजवी साहब ने आके शाहनूर स्टूडियो तामीर किया, ठीक किया। मैडम नूर जहाँ थी और वो थे, इधर संतोष साहब थे, नज़ीर साहब आए थे हिंदुस्तान से, उन्होंने आके पंजाबी फिल्में लारे फेरे शुरू की। तो ये वो लोग हैं जो पायनियर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनाने में। तो मेरा खुशकिस्मती ये है कि इनमें से जो बेहतरीन फैमिली थी उनका मैं शागिर्द हुआ। सुलेमान साहब जो संतोष साहब और दर्पण साहब के सबसे छोटे भाई थे और वो डायरेक्शन थे, वो दोनों बहुत सुपरस्टार थे। मेरा 7वां नंबर था जब मैं 70 में आके ज्वाइन किया, तो एज असिस्टेंट मेरा 7वां नंबर था। मेरे ऊपर 6 लोग और थे। सबसे 1 नंबर पे जावेद फाजिल होते, वो चीफ असिस्टेंट थे सुल्लू भाई के। मैं बिल्कुल नीचे था, मेरा तो कोई नंबर ही नहीं था। खैर, मेरी ड्यूटी ये हुआ करती थी कि जब शॉट रेडी हो जाए, उस ज़माने में स्वीपर हुआ करते थे जो आके आपके सेट को क्लीन करते थे, आपका शॉट होता था उसको। अब तो कोई रिवाज नहीं रहा, तो पता नहीं क्या स्पॉट बॉय आ गए हैं, क्या आ गए, कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरी ड्यूटी होती थी कि जब शॉट रेडी हो जाए तो मैं स्वीपर को बुलाऊं और वो जगह नीट क्लीन कर दूं जो फ्रेम है। ये मेरी ड्यूटी थी। मैं बड़े आसान तरीके से ये ड्यूटी कर रहा था। तो मुझे याद है रंजिश ही सही दिली दुखाने के लिए ये गज़ल पिक्चराइज हो रही थी मोहम्मद अली साहब पे। तो वो शॉट रेडी हुआ, अली साहब को जल्दी जाना था, तो उनका टाइम कम था। तो सुल्लू भाई जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि निपटा दें काम जो शेड्यूल है जो। तो शॉट रेडी हुआ, मुझे कहा जाओ। मुझे सुल्लू भाई ने, मेरे उस्ताद मोहतरम ने, कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं था। मेरा नाम भी कभी उनको जब पता भी नहीं था मेरा नाम क्या है, बट मैं उनका असिस्टेंट था। तो मेरे ऊपर जो असिस्टेंट था वो मुझे कहता था जाओ बुलाओ स्वीपर को। मैं गया स्वीपर को बुलाने के लिए, वो दूसरे सेट पे बिज़ी था, एक और शूटिंग हो रही थी। तो उसने कहा जी मैं ये फ़ारग करके मैं आता हूँ। मैंने आके कहा जी वो आ रहा है, वो दूसरे काम कर। बातें होने लगी, अली साहब और सुल्लू भाई और जो बड़े लोग थे, कैमरामैन अली जान सब हुआ, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं कहा जाओ यार। फिर मैं फिर गया तो वो अभी बड़ा सेट था, वो दूसरा जो था, मुझे याद है बदले की दुनिया साथी फिल्म थी उसके बाद वो तब भी बिज़ी था। उसने कहा जी अभी मैं फ़ारिग नहीं हूँ। मैंने आगे कहा जी वो बिज़ी अभी फ़ारिग नहीं है। तो सुल्लू भाई थोड़े से झुंझला गए। मुझे डायरेक्ट नहीं उन्होंने कहा, जो जिस असिस्टेंट ने मेरे ऊपर जो था उसने जाके कहा जी को बिज़ी है। यार ये कैसे होगा, सुल्लू भाई ने जाना है, एक सफाई के लिए हम बैठे रहेंगे। तो मुझे एक बात फील हुई, तो मेरे स्वेटर पहना हुआ था, मैंने वो स्वेटर उतारा और वो पानी में मैंने भिगो के उसको निचोड़ के, तो मैंने वो जो जितना भी फ्रेम था, अब वो सब देख रहे हैं मुझे, अली साहब, सुलेमान साहब, वो सारे असिस्टेंट, ये उल्लू का पट्टा क्या कर रहे। मैंने करके मैं खड़ा हो गया। यूँ पहली बार मेरे उस्ताद ने मुझे देखा। खैर शॉट हो गया, शूटिंग पैकअप हो गई। तो मैं भी वहीं था स्टूडियो में, तो मुझे बुलावा आया, वही जो मेरे ऊपर असिस्टेंट था। उसने कहा कि साहब बुला रहे हैं तुम्हें, सुलेमान साहब। मैं अंदर चला गया, अस्सलाम वालेकुम। अब पहली बात ये मुकालमा मेरे उस्ताद से होता है, पहला मुकालमा। मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, तुम्हारा नाम नूर है? मैंने कहा जी। पूरा नाम क्या है? मैं कहा जी सैयद नूर। सैयद हो? और ख़ुद भी सैयद थे वो। मैंने कहा जी ये तुमने क्या हरकत की है? मैंने कहा जी मैंने आसानी पैदा की है, क्योंकि आप इरिटेट हो रहे थे, मोहम्मद अली साहब ने जाना था, तो मुझे यही समझ में आया। मैंने कहा पता नहीं स्वीपर कब आएगा तुम्हें। तो कहने लगे अगर ज़िंदगी में ये एटीट्यूड अपने साथ रखोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। कभी मत सोचो कि ये कोई और आगे करेगा काम, जो काम भी है वो काम है। और मुझे बहुत खुशी हुई है तुमने ये किया है, और आज मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ। तो सर आप जैसे शागिर्दों में तो उस्तादों को नाज होता है, अगर आज वो होते तो वाकई नहीं रहा है उनको नाज। अभी 3 साल पहले उनकी जो है डेथ हुई है, लेकिन जब वो ज़िंदा रहे हैं उन्होंने मेरा नाम बहुत प्यार से लिया है, लोगों को बहुत मान से मेरा ज़िक्र किया। और मुझे याद है
जियो ने उनके लिए एक शो किया था उनकी ऑनर में, तो उसमें मैंने उनके लिए 2 गाने रीडू किए थे, पिक्चराइज किए थे। तो उन्होंने वो गाने देखे। उन गानों में मैं कभी असिस्टेंट हुआ करता था। तो देखने के बाद वो स्टेज पे आए, उन्होंने बहुत प्यार से मेरे लिए लफ्ज़ बोले और साथ में ये बोला कि मुझे बहुत खुशी है आज मेरा शागिर्द मुझसे आगे बढ़ गया है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पैरेलली मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मेरा उस्ताद मुझे अपने से आगे कहे। हम तो सवार जो है, हम तो सवार है ना उस घोड़े के, जिसको सब रास्ते मालूम है, जिसको पता है कहाँ जंप करना है, कहाँ तेज़ होना है, कहाँ रुकना है, वो सब। तो उसके चेहरे से आगे हम नहीं बढ़ सकते, उसके मुंह से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिर उसी उस्ताद की दुआ भी थी ना। दुआ भी थी। तो बस अब ये उनकी मेहरबानी है, ये उन्हीं की दिया हुआ सब कुछ है जो आज हम कैरी कर रहे हैं। अच्छा शाह जी, आपको कभी पर्दे के आगे आने का शौक नहीं है? आपको एक फिल्म ऑफर भी हुई थी आपके स्ट्रगलिंग दौर में। नहीं, ऑफर तो बहुत हुई। एक फिल्म में काम भी किया, अच्छा जुदाई फिल्म थी, लेकिन कभी भी मेरे अंदर ये बात, ये पैशन नहीं रहा। मेरे अंदर पैशन यही था बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे आना है। और अब ये देखो कि जब मैंने 5 साल मैंने असिस्ट किया, 5 साल मैंने 18 फिल्में असिस्ट की। 18 फिल्में असिस्ट करने के बाद इत्तेफाक से मैंने एक फ़िल्म लिखी, वो 76 में रिलीज़ हुई, सोसाइटी गर्ल। वो हिट हो गई और मैं एक राइटर के तौर पे सामने आ गया और हर कोई मुझसे लिखवाने लगा। उस वक्त के टॉप डायरेक्टर्स जो थे उन सब के लिए मैं लिखा करता था। लिखते लिखते 92 तक मैंने 250 फिल्में लिखी। ये बिल्कुल मैं पढ़ रहा था और आई वाज सरप्राइज के 16 साल के अरसे में 250 फिल्में और साथ आप डायरेक्शन में। नहीं, डायरेक्शन में नहीं था। अच्छा, तब आप डायरेक्शन मैं छोड़ दी वो तो असिस्टेंटशिप छोड़ दी ना। उसके बाद राइटर हो गया, फिर राइटिंग ही की। फिर 92 में मैंने कहा मैंने डायरेक्शन करनी है। अच्छा शाह जी, आपके ख्याल में पाकिस्तान इंडस्ट्री को ऐसा क्या करना चाहिए कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन भी पाकिस्तान में आके प्रोडक्शन करें? जैसा कि आपने कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है, सिनेमा बहुत आगे जा चुका है, तरक्की कर चुका है, तो अब लोग सिनेमा से ज़्यादा मोबाइल के ऊपर आ गए हैं या वो मैकबुक के ऊपर आ गए हैं कि नेटफ्लिक्स लिया या अमेज़ॉन प्राइम लिया और उस पर सीजन्स देख लिए। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को कि रिवाइव करे, नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी कंपनियां आएँ और यहाँ पे प्रोडक्शन करें? पैसे चाहिए, बजट चाहिए। नेटफ्लिक्स पे जाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा बजट चाहिए, फिर वो आपको अपना बजट देते हैं। पहले आप उनको अपना बजट बना के दिखाते हैं कि भी हम हाँ, पाकिस्तान में क्यों नहीं नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन? इसलिए कि उन आए हैं कुछ लोग यहाँ पे, उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, कुछ लोगों के साथ प्रोडक्शन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं। एक तो नेटफ्लिक्स जो है उसका अपना एक तरीक़ाकार है फिल्म बनाने का। वो बहुत बोल्ड फिल्म बनाते हैं, जिसमें गालियाँ भी हैं, जिसमें बेड सीन्स भी हैं, जिसमें न्यूडिटी भी है, जिसमें ये समझें कि हर चीज़ लार्जर दैन लाइफ है। कोई आपका कल्चर, कोई आपका वो नहीं है ना, वो दिखाते हैं। तो वो जो टेक्निक है उसमें जो यूज़ होती है उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत बड़ा बजट चाहिए। हमारे यहाँ तो देखो ये 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ से ऊपर जाता ही को नहीं। अगर जाता है 7 करोड़ से ऊपर जाता है, 8 करोड़ पे जाता है, तो उसको बजट वापस लेना मुश्किल हो जाता है। अभी ये जो एक फ़िल्म बनी है मौला जाट, वो इसीलिए अच्छी फ़िल्म बनी है कि उसका प्रोड्यूसर के पास एक पैशन था, उसके डायरेक्टर के पास एक पैशन था कुछ करने का, और उसने इंटरनेशनली टेक्निकली उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और उस कोशिश में वो कामयाब हो गए। उसमें आप देखें जो भी है, जो काम भी है, उसमें सीजी वर्क बहुत अच्छा है, उसमें एक्टरों के जो हुलिये हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन जब तक वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये क्या दाढ़ियों वाले आ गए हैं, ये क्या आ गए, किस दौर में, ये कहाँ का गांव है, ऐसा गांव कहीं है नहीं है। फिल्म है, वो फिल्म है। फिल्म में वो चीज़ होनी चाहिए जो कहीं ना हो। जब आप उसको एंजॉय करते हैं, जब उसको देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है बिलाल निशारी साहब के लिए और उस प्रोड्यूसर के लिए जिसने बेदरेग पैसा लगाया, बजट लगाया
और हमसाया मुल्क में ये फिल्म बड़ी पसंद की गई है, तो सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से प्रोड्यूसर्स हैं जो ये विजन रखते हैं कि वो इतने हाईली बजटेड फिल्म बनाएं? है ही कोई नहीं, एक भी नहीं है। तो ये मौला जेठवाले साहब कहाँ से? ये साहिबा हैं, साहिबा, हाँ। ये हमारा हिकमत यार, ये पहली फिल्म उन्होंने बनाई और अभी तक दूसरी नहीं बनाई। पहली भी तौबा कर गई है कि नहीं, तौबा तो खैर नहीं की, उन्होंने बेपनाह पैसा बनाया और इज्जत बनाई है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आई डोंट नो वो तैयारी कर रही होंगी, ये काम ऐसे नहीं करने वाला। ये बहुत, मुझे ये बताएं, आप आज के बच्चे हैं, आप मेरा सवाल बताएं। जी 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 ज़रूर। जेम्स कैमरॉन ने अवतार पहली बनाई, उसके कितने अरसे बाद दूसरी बनाई है? बहुत अरसे बाद, मेरा ख्याल है 10-15 साल बाद। गालिब। तो किसी ने उससे सवाल किया कि जी आप बैठे में 15 साल से आपने कोई काम नहीं किया, अभी उसके बाद कुछ नहीं किया, अभी उसके बाद कुछ नहीं किया है। तो ये जो फिल्म का काम है, ये बहुत पेशेंस, पैशन और डेडिकेशन के साथ काम करने वाली बात है। ये नहीं है, ये लिफाफे नहीं है कि आज आप बना लें और उसमें कल आप जलेबियाँ डाल के बांट दें। तो शाह जी, आपका कोई प्लान है वेब सीरीज़ की तरफ आने का? देखें, अगर कोई कहीं के कोई बजट मिला या कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर सोचेंगे इस पर, अभी तो कुछ नहीं। अभी आपको कौन से कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई फिल्म आएगी? जी हाँ, ललकारा सिंह इन लाहौर, ये एक मैं फ़िल्म बना रहा हूँ। ये एक इंडियन लड़के की कहानी है जो चंडीगढ़ से लाहौर देखने आता है। तो शाह जी, मैं कुछ एक्टर्स के नाम आपको लूँगा तो आपने ना उनको रेट करना। नहीं, मैं नहीं करता रेट। कैसे रेट करूँ मुझे बताएं। अच्छा, मुझे कुलिया बताएं रेट करने का। आप उनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर रेट कर सकते हैं, Acting- उनके टैलेंट पे रेट कर सकते हैं। एक्टिंग की स्किल क्या है? वो किरदार अच्छा मिल गया, अच्छी एक्टिंग हो गई। किरदार अच्छा नहीं मिला तो वही एक्टर है, वो बैठा होता है, बुरा लग रहा होता है। चलिए ठीक है। कभी किसी एक्टर को रेट नहीं करते, मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ। देखें, आप पसंद नापसंद की बात कर सकते हैं, यार वो मुझे पसंद है, वो मुझे टैलेंटेड लगता है, हैं जी, और मैं उस पर अगर ये बोझ डालूं तो वो अच्छी परफॉर्म। लेकिन ये नहीं है कि आप रेट करेंगे ये उससे अच्छा है, वो उससे अच्छा है, वो उससे अच्छा है। ज़्यादती हो जाती है क्योंकि डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर की। मुझे सब पसंद है और इसीलिए जब मेरे किसी स्क्रिप्ट में जिसकी ज़रूरत होती है मैं उसके पास चला जाता हूँ, उसको ले लेता हूँ। जी, इसलिए तो मैंने कहा था कि आप बड़े नफीस इंसान हैं और आपकी सारी गुफ्तगू से आपकी नफासत झलक रही है। चले फिर आपके साथ हमारा एक सेगमेंट है छोटा सा, फर्स्ट वर्ड इन माइंड, कि मैं आपको कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम दूंगा, आपको उनका नाम सुन के आपके माइंड में जो भी पहला वर्ड आएगा आपने मुझे बताना। सर, खलीलुर रहमान कंवर साहब। बोल्ड। नासिर अदीब। डायलॉग राइटर। संगीता आपा। हार्ड वर्कर। जन्नत मिर्जा। टैलेंटेड। थैंक यू सर। अब अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ईद का दिन, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। रैपिड फायर के 2 क्वेश्चन करूंगा सर। सर, मुझे ये बताएं कि आप एक डूबती कश्ती में सफार हैं, आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स है, एक आप पहन के अपनी जान बचाएंगे, यार ये पहन के किसी की बचाना चाहेंगे। वो 2 लोग, वो उनमें से एक खुश नसीब। आप वासिफ चौधरी हैं? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये अपना नया बनाए सवाल। ठीक है शाह जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने नहीं, कोई शुक्रिया की बात नहीं है। आप लोगों का हक है हम पे, हम जाने वाले लोग हैं। जाते जाते आप हमसे जो समझ सकते हैं, जो ले सकते हैं, जो फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोगों को मैक्सिमम इंटरव्यूज़ करने चाहिए, मैक्सिमम आके बातें करनी चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए। पास्ट प्रेजेंट के कंपैरिजन में डिबेट करनी चाहिए। जी, वंस अगेन ईद मुबारक। सो गाइस, ये था आज का क्रेजी मोमेंट्स। आज के हमारे जो गेस्ट थे उनकी गुफ्तगू से ये बात साबित होती है कि कामयाबी एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए डेडिकेशन, पैशन और आपको हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। तो आप भी इसी कुलिये को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलूँगा अगले शो में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।